आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग को लैब असाइनमेंट 6 को परफॉर्म करना है। और लास्ट क्लास में हम लोग नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट रन टेस्ट को हम लोग ने परफॉर्म किया हुआ था। ठीक है, वैसा ही कुछ है ये आपका विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट। ठीक है, ये भी एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। और जैसे ये मिलता जुलता है आपके टी टेस्ट से, लास्ट सेमेस्टर में आप लोग ने टी टेस्ट किया था। ठीक है, वहां पर भी ऐसा ही कुछ डेटा आपके पास होता था, लेकिन वो डेटा कैसा होता था कि जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होता था। लेकिन अगर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो उस कंडीशन में आपको विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ए कंपनी इज ट्राइंग टू इम्प्रूव द वर्क एफिशिएंसी ऑफ इट्स एम्प्लॉयज, इट हैज ऑर्गेनाइज्ड ए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, कंपनी ने एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, इस कंपनी ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया सभी एम्प्लॉयज के लिए। In order to assess the effectiveness of training program, the company has selected 10 employees. ठीक है, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद अभी उस कंपनी को जानना है कि उस जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम था वो उसकी वजह से कुछ इफेक्ट हुआ, उसका कुछ इम्पैक्ट एम्प्लॉयज पे पड़ा या नहीं पड़ा। तो इसके लिए उसने क्या किया, 10 एम्प्लॉयज को सेलेक्ट किया या सैंपलिंग किया हम बोल सकते हैं। ठीक है, the company has selected 10 employees randomly and administered a well structured questionnaire। ठीक है, क्वेश्चनेयर बनाया। they score obtained by the scores obtained by the employees are given below। तो इनको इस यहाँ पर स्कोर दिए गए हैं। ठीक है, दो बार इन्होंने वो क्वेश्चनेयर फिल किया, मतलब एक बार इन्होंने किया जब वो बिफोर ट्रेनिंग होने के पहले, और उसके बाद आफ्टर ट्रेनिंग उन्होंने वही जो है क्वेश्चनेयर उन लोग को दिया फिल करने को। 10 एम्प्लॉयज पहले भी थे फिर बाद में थे। तो इस ये ऐसा क्यों किया, ये जानने के लिए किया कि भाई उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का कुछ जो है इफेक्ट उन एम्प्लॉयज पे पड़ा है या फिर नहीं पड़ा है। ठीक है, और उस बेसिस पे उनको कुछ स्कोर दिए गए जो यहाँ पर दिए गए। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे बिफोर ट्रेनिंग स्कोर है, आफ्टर ट्रेनिंग स्कोर है। आपको क्या करना है, एट द 95% कॉन्फिडेंस लेवल एग्जामिन वेदर ट्रेनिंग प्रोग्राम हैज इम्प्रूव्ड द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज। आपको ये पता करना है कि भाई ये ट्रेनिंग प्रोग्राम की वजह से क्या एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी इंक्रीज हुई, इम्प्रूव हुई या फिर नहीं हुई। ठीक है, ये मुझे पता करना है। तो इसी तरह से कुल मिला के कुछ टी टेस्ट भी होते थे, मगर वहां पर और इसी तरह से ये आपका टेस्ट है, विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लगभग लगभग उसी तरह से डेटा को हमको फीड भी करना है और उसी तरह से हमको रिजल्ट भी पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, आपको यहाँ पर पहले आपको वेरिएबल क्रिएट करना होगा। ठीक है, वेरिएबल आपको कौन सा वेरिएबल क्रिएट करना है, आपको दो वेरिएबल क्रिएट करना है, बिफोर ट्रेनिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग। ठीक है, पहले आप लोग डेटा फीड करिए, फिर मैं बताता हूँ कैसे इसको एनालाइज करना है। सबसे पहला काम क्या है, वेरिएबल व्यू पे पहले जाएंगे और यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करेंगे बिफोर ट्रेनिंग। बिफोर ट्रेनिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग। ठीक है, डेसिमल्स को 0 कर देना है क्योंकि मेरा डेटा डेसिमल्स में बिल्कुल भी नहीं है। बाकी चीजें ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, डेटा व्यू पे जाएंगे और डेटा को यहाँ पर फीड कर देना है। 30
ठीक है? ये आपका डेटा फ़ीड हो गया। अभी क्या करना है अभी जाएँगे एनालाइज़ पे, ठीक है? बहुत ध्यान से देखिएगा न एनालाइज़ पे जैसा कि मैंने बताया ये जो आपका टेस्ट है वो कैसा है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट पे गए और यहाँ से आपको ऑप्शन दिख रहा होगा टू रिलेटेड सैंपल्स, ठीक है? टू रिलेटेड सैंपल्स। टू रिलेटेड सैंपल्स में आपको क्लिक करना है और ये बॉक्स आपके पास ओपन हो जाएगा, ठीक है? ये दोनों वेरिएबल्स को आपको लेके जाना है इधर राइट साइड में, राइट बॉक्स जो है इधर लेके जाना है। पहले बिफोर ट्रेनिंग लेके गए, उसके बाद आफ्टर ट्रेनिंग लेके गए। दोनों वेरिएबल आ गए और विल्कॉक्सन आपका ये टेस्ट टाइप में यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा होगा विल्कॉक्सन, ठीक है? इसी मेथड से मुझे ये इस डेटा को एनालाइज़ करना है और उसके बाद और कुछ नहीं बस ओके कर देंगे, ठीक है? और अभी रिजल्ट देख लेते हैं क्या है रिजल्ट। हाँ, ये देखिए आपका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है? रिजल्ट ये आ रहा है। तो अभी यहाँ पर वही चीज़ जो अभी तक हम लोग करते आए हैं, जैसा हम लोग टी-टेस्ट में भी किया था और इसके पहले जो भी चीज़ें हम लोग करते आए हैं, उसी तरह से आपको यहाँ पे हाइपोथेसिस क्रिएट करना है। हाइपोथेसिस क्या है? देयर इज़ नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स ये आपका नल हाइपोथेसिस है और अल्टरनेट ऑफ हाइपोथेसिस क्या है? देयर इज़ सिग्निफिकेंस डिफरेंस मतलब कि अगर इसको और आसान कर दें तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि आपका नल हाइपोथेसिस है कि दोनों जो भी बिफोर एंड आफ्टर ट्रेनिंग जो आपका स्कोर है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और यानी कि आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हमको देखने को नहीं मिल रहा है। ये आपका नल हाइपोथेसिस है। अल्टरनेट है कि नहीं इधर देयर इज़ सिग्निफिकेंस डिफरेंस यानी कि आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम का इफ़ेक्ट उधर हुआ है। ठीक है? अभी कैसे चेक करेंगे? वही चीज़ आपको जो स्टैंडर्ड एरर है 95% यानी कि जो आपको सॉरी 5% यानी कि आपको 0.05 से कंपेयर करना है। पी वैल्यू यानी सिग्निफिकेंस वैल्यू जो सबसे लास्ट में आपको वैल्यू दिख रही है वो आपको उसको बोलते हैं पी वैल्यू, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए जो वैल्यू है 139 और हमको कंपेयर करना है 0.05 से, ठीक है? तो यहाँ पर 0.05 से ज़्यादा है, पी वैल्यू इज़ मोर देन 0.05 ठीक है? तो इसलिए आपका नल हाइपोथेसिस यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है? अगर ये वैल्यू 0.05 से कम होता, तो आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता, अल्टरनेट एक्सेप्ट हो जाता। तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होने का मतलब है देयर इज़ नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स यानी कि दोनों जो भी स्कोर है उसमें बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि जो आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ठीक है? इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चंस ये वाले करने हैं। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर देखिए दिया गया अ सॉफ्टवेयर कंपनी वांट टू एस्टिमेट द चेंज इन एक्सपेंडिचर ऑफ इट्स एम्प्लॉइज ऑन अ चिल्ड्रन uh, on a children education in last 5 years the monthly expenditure of 17 randomly selected employees on the children education in 2000 and 2005 is given table below expenditure of employees on children education for year 2000 and 2005 of software company ये जो है मंथली एक्सपेंडिचर है इन 2005 मंथली एक्सपेंडिचर है 2000 2000 एंड 2005 ये दिए गए हैं इज देयर एनी एविडेंस दैट इज अ डिफरेंस इन एक्सपेंडिचर 2000 एंड 2005 ठीक है तो वही चीज यहाँ पर करना है दो वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट करना है मंथली एक्सपेंडिचर इन 2000 मंथली मंथली एक्सपेंडिचर इन 2005 और आपको ये बताना है कि यहाँ पर कोई डिफरेंस है या फिर नहीं है आपका नल हाइपोथेसिस होगा देयर इज नो डिफरेंस सिग्निफिकेंस डिफरेंस आपका ऑल्टरनेट होगा देयर इज डिफरेंस ठीक है तो उसी तरह से आपको डेटा फीड करना है और 0.05 से आपको कंपेयर कर लेना है और आपका रिजल्ट आ जाएगा ठीक है ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी है
स्कोर बिफोर ट्रेनिंग, स्कोर आफ्टर ट्रेनिंग, कुछ ये कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जैसा, और यहाँ भी उसी तरह से आपको करना है। ठीक है? तो ये मैं फाइल अभी शेयर कर रहा हूँ आपके गूगल क्लासरूम पर, और इधर भी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है? इसको आप लोग करना शुरू करिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। मैंने ये असाइनमेंट गूगल क्लासरूम पर अपलोड कर दिया है। ठीक है, उधर से आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि क्वेश्चन सारे वैसे ही है, उसमें ऐसा कुछ अलग नहीं करना है, तो आप लोग करिए उसको। और अभी मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ जहाँ पे विल्कॉक्सन जो मेथड है उसके बारे में कुछ बताया गया है। बाकी कुछ प्रॉब्लम हो तो इधर आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है। मैंने ये फाइल आप इधर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डाल दिया है। ठीक है, असाइनमेंट 6 की फाइल, और आपके गूगल क्लासरूम पर भी है।
तो देखिए अगर कहीं कुछ दिक्कत हो उसको परफॉर्म करिए। और ये वीडियो है, यहाँ पर बताया गया है विल्कॉक्सन जो मेथड है उसके बारे में, और कैसे करते हैं उसको, कैसे एनालाइज करते हैं डेटा को। Welcome to My Easy Statistics. In this session, we will be discussing about Wilcoxon sign rank test in SPSS. Wilcoxon sign rank test is applied when we have paired sample, that is two sample, which involve repeated measure, matched pair, or before and after measures. That is why Wilcoxon sign rank test is also called as Wilcoxon matched pair test. Wilcoxon sign rank test is a non-parametric test where the data can be ordinal data or data can be interval data. But if the data is interval, the data should be non-normal distributed, or the data should not be normal distributed. In case if the data is normally distributed and you want to compare between pair values, we use t-test. If the data is interval and the data is not normally distributed, then only use this non-parametric test, which is called as Wilcoxon sign rank test. I'll explain this with the help of an example. I have 10 employees in this case, and I have recorded the values of the employee score before training and after training. The data in this case, these values which I am showing score, are interval data, scale data, but they are not normally distributed. And I want to know, is there any difference between before training to after training? I have formulated a null hypothesis. The null hypothesis is that the median difference between pair of observations is 0. Or I can say the same thing in a different way. There is no difference between before training score and after training score of employees. To accept or reject the null hypothesis, I need to do the process. In SPSS, after entering the data, I'm showing the process analysis, non-parametric test, legacy dialog. In legacy dialog, I have two related samples. They are paired two related samples. And in this, I go for first before training and after training. Okay, before training as variable 1, after training as variable 2, and I have selected Wilcoxon. I'm saying okay. Right. Now here I have before, okay, score after training and score before training. Score after training is 5, number is 5, because out of total employees, 5 members score, that is score after training is less than score before training. 4 employees score after training is greater than score before training. 1 employee score after training is equal to score before training. Right.
and score after training is mean is 0.4, and the score before training is 5.75. Means score before training is more than score after training. Some of the ranks also say the same thing. 22 is after training and 23 is before training. Now, my point to the null hypothesis is whether there is any significant difference. Is there any difference between score after training to score before training? Right. To do this, to whether to accept null hypothesis or to reject null hypothesis, I need to check significant value. This is a case test score we call. This is significant value I have here. The significant value is 0.953. 0.953. Okay. If significant value is less than 0.05, then reject the null hypothesis. Else, we accept null hypothesis. In this case, the significant is 0.953, which is greater than 0.05. So I accept the null hypothesis. In the sense, there is no difference between before training score and after training score of employees. So this is a conclusion. There is no difference between before training value score and after training score. The null hypothesis is accepted. I wish this is informative. Thank you. हाँ, ये वीडियो में भी वही सारी चीजें बताई गई थी जो मैंने बताया। तो आप लोग अभी स्टार्ट करो करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 चार ही क्वेश्चन है इस असाइनमेंट में, चारों आपको करना है। और किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो बताए। वैसे इस असाइनमेंट में ऐसा कुछ है नहीं, मतलब इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चारों क्वेश्चंस लगभग एक जैसे हैं। ठीक है, बस डेटा फीड करना है। जैसे मैंने जैसे तरीका बताया उस मेथड से आपको विलकॉक्सन जो रन टेस्ट है, विलकॉक्सन जो रैंक्ड टेस्ट है, उसको परफॉर्म करना है और रिजल्ट आएगा तो उसको आपको उधर चेक करना है कि वो जो पी वैल्यू है, जो सिग्निफिकेंस वैल्यू है, वो 0.05 से ज्यादा है या कम है। अगर 0.05 से ज्यादा है तो इस केस में आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी कि देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स। जो दोनों वेरिएबल्स है उनके बीच बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। यानी कि उस जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, अगर क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो अगर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसका कोई भी इम्पैक्ट दोनों वेरिएबल्स पे नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अगर वही वैल्यू अगर 0.05 से कम होती तो हम ये मानते हैं कि देयर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस, यानी आपका ऑल्टरनेट जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाता, यानी कि आपके जो भी आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसका इफेक्ट वो उधर पड़ा है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस आप लोग करिए। मैं ये वीडियो फिर से चला दे रहा हूँ जिन्होंने लेट ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, बाकी इस असाइनमेंट पे इससे ज्यादा कुछ नहीं बताना है। तो मैं वीडियो फिर से चला दे रहा हूँ जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है उनके लिए। Welcome to My Easy Statistics. In this session, we will be discussing about Wilcoxon sign rank test in SPSS. Wilcoxon sign rank test is applied when we have paired sample, that is two sample, which involve repeated measure
matched pair, or before and after measures. That is why Wilcoxon sign rank test is also called as Wilcoxon matched pair test. Wilcoxon sign rank test is a non-parametric test where the data can be ordinal data or data can be interval data. But if the data is interval, the data should be non-normal distributed, or the data should not be normal distributed. In case if the data is normally distributed and you want to compare between pair values, we use t-test. If the data is interval and the data is not normally distributed, then only use this non-parametric test, which is called as Wilcoxon sign rank test. I'll explain this with the help of an example. I have 10 employees in this case, and I have recorded the values of the employee score before training and after training. The data in this case, these values which I am showing score, are interval data, scale data, but they are not normally distributed. And I want to know, is there any difference between before training to after training? I have formulated a null hypothesis. The null hypothesis is that the median difference between pair of observations is 0. Or I can say the same thing in a different way. There is no difference between before training score and after training score of employees. To accept or reject the null hypothesis, I need to do the process. In SPSS, after entering the data, I'm showing the process: analysis, non-parametric test, legacy dialog. In legacy dialog, I have two related samples. They are paired to related samples. And in this, I go for first before training and after training. Okay, before training as variable 1, after training as variable 2, and I have selected Wilcoxon. I'm saying okay. Right. Now here I have before, okay, score after training and score before training. Score after training is 5, number is 5, because out of total employees, 5 members score, that is score after training is less than score before training. 4 employees score after training is greater than score before training. 1 employee score after training is equal to score before training. Right. And score after training is mean is 0.4, and the score before training is 5.75, means score before training is more than score after training. Some of the ranks also say the same thing. 22 is after training and 23 is before training. Now my point to the null hypothesis is whether there is any significant difference. Is there any difference between score after training to score before training? Right. To do this, to whether to accept null hypothesis or to reject null hypothesis, I need to check significant value. This is a case test score we call. This is significant value I have here. The significant value is 0.953. 0.953. Okay.
If significant value is less than 0.05, then reject the null hypothesis. Else, we accept null hypothesis. In this case, the significant is 0.953, which is greater than 0.05. So I accept the null hypothesis. In the sense, there is no difference between before training score and after training score of employees. Welcome to sign rank test in SPSS. Wilcoxon sign rank test is applied when we have paired sample, that is two sample, which involve repeated measure, matched pair, or before and after measures. That is why Wilcoxon sign rank test is also called as Wilcoxon matched pair test. Wilcoxon sign rank test is a non-parametric test where the data can be ordinal data or data can be interval data. But if the data is interval, the data should be non-normal distributed, or the data should not be normal distributed. In case if the data is normally distributed and you want to compare between pair values, we use t-test. If the data is interval and the data is not normally distributed, then only use this non-parametric test, which is called as Wilcoxon sign rank test. I'll explain this with the help of an example. I have 10 employees in this case, and I have recorded the values of the employee score before training and after training. The data in this case, these values which I am showing score, are interval data, scale data, but they are not normally distributed. And I want to know, is there any difference between before training to after training? I have formulated a null hypothesis. The null hypothesis is that the median difference between pair of observations is 0. Or I can say the same thing in a different way. There is no difference between before training score and after training score of employees. To accept or reject the null hypothesis, I need to do the process. In SPSS, after entering the data, I'm showing the process analysis, non-parametric test, legacy dialog. In legacy dialog, I have two related samples. They are paired to related samples. And in this, I go for first before training and after training. Okay, before training as variable 1, after training as variable 2, and I have selected Wilcoxon. I'm saying okay. Right. Now here I have before, okay, score after training and score before training. Score after training is 5, number is 5, because out of total employees, 5 members score, that is score after training is less than score before training. 4 employees score after training is greater than score before training.
one employee score after training is equal to score before training, right? And score after training is mean is 0.4, and the score before training is 5.75, means score before training is more than score after training. Some of the ranks also say the same thing. 22 is after training and 23 is before training. Now, my point to the null hypothesis is whether there is any significant difference. Is there any difference between score after training to score before training? Right. To do this, to whether to accept null hypothesis or to reject null hypothesis, I need to check significant value. This is a case test score we call. This is significant value I have here. The significant value is 0.953. 0.9